आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर डिटेल में जानकारी समाजशास्त्र की आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज बरेली। बात आती है परिस्थिति और भूमिका की। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है और अपनी ही परिस्थिति के हिसाब से वो भूमिकाएं अदा करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बिना भूमिका के परिस्थिति से नहीं जुड़ सकता और ना उसके विपरीत, यानी कहने का मतलब परिस्थिति और भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, यानी किसी एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो कोई भूमिका अदा कर रहा है इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेटस का है और अगर वो पर्टिकुलर स्टेटस का है तो उसको इस तरह की भूमिकाएं अदा करनी होती है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिस्थिति क्या है। इस पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने स्टेटस के बारे में, परिस्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया है। खासकर अगर हम लिंटन की बात करते हैं तो किसी विशेष व्यवस्था में, कोई भी एक विशेष व्यवस्था होगी, उसमें कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय में जो स्थान प्राप्त करता है उस व्यवस्था के अनुसार वह उसकी परिस्थिति होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर समय होगा, उसमें अगर कोई भूमिका अदा कर रहा है तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेटस का है। ये बात लिंटन ने कंसेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस में बताने का प्रयास किया। इसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी में किंग्सले डेविस ने बताया है, परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था की में किसी पद की सूचक है। मतलब किसी भी एक संस्थात्मक में ये एक पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जो भी समाज ने बनाया समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है, वह जो जनरीतियों व रूढ़ियों से संबद्ध है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है वो रूढ़ियों से संबंध है, जनरीतियों से संबंधित है, अर्थात उसको बनाया है किसने? समाज द्वारा स्वतः बनाया है। जैसे पिता, माता, पुत्र, दादा, परदादा, जो अपने आप ही बना है। जैसे जन्म लिया या मैरिज हुई तो उस तरह से ये पद मिल जाते हैं। तो इस बात को भी किंग्सले डेविस ने बताया है। इसी तरह से अगर हम मैकार पेज की बात करते हैं तो उन्होंने बताया, परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो इसके कर्ता के मान, सम्मान एवं प्रभाव, उसके व्यक्तित्व गुणों और सामाजिक सेवाओं से अलग को निर्धारित करते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर इन्होंने परिस्थिति को कहा कि वो सामाजिक पद है जिसमें कर्ता का जो मान है, सम्मान है, उसका इफेक्ट है, प्रभाव है, उसके व्यक्तित्व के गुणों एवं सामाजिक सेवाओं से अलग को निर्धारित करता है। यानी एक तरह से कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति जो एक स्टेटस में रहता है उसका अपना एक स्टेटस, यानी अपना एक स्ट्रीम है, अपना एक सम्मान है, उसका प्रभाव है, दूसरों को प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व गुणों और सामाजिक सेवाओं को अलग से वो निर्धारित करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है प्रत्येक स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी भूमिकाएं होती है। इसी तरह से मजुमदार साहब ने कहा कि परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति से पारस्परिक दायित्व एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। यानी ये बात एक तरह से मजुमदार साहब ने कही है। जो परिस्थिति का अर्थ जो इन्होंने दिया है, जो व्यक्ति की एक स्थिति है, जिस पोजीशन में वो है, उसमें उसके दायित्व भी है, उसके विशेषाधिकार भी है, उसके कुछ कर्तव्य भी है, उन सबको का मिला जुला रूप एक स्टेटस कहलाता है। इसी तरह से लिंटन और पार्सन्स का जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है वो यह है, जिस तरह के संबोध का उपयोग किया है खासकर उसके नीचे व ऊंचे क्रम का बोध नहीं है। इसमें नीचे ऊंचे की बात नहीं है। अगर एक पिता है दूसरा भी पिता है तो दोनों पिता है। परिस्थिति के संबोध के अंतर्गत किसी अधिक्रम अथवा सोपान का अर्थ नहीं लगाया जाता, जबकि सामाजिक परिस्थिति, जब हम सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं तो उसमें स्तरीकरण और सम्मान का बोध होता है, आवश्यक रूप से दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति की संपूर्ण परिस्थितियों में से
जो परिस्थिति योग बनता है वह सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। एक तरह से सामाजिक परिस्थिति और परिस्थिति दोनों डिफरेंस है। सामाजिक परिस्थिति में हमको स्तरीकरण दिखाई पड़ता है, लेकिन परिस्थिति में वो चीज नहीं दिखाई पड़ती। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी सामाजिक परिस्थिति व्यक्तिगत नहीं हो सकती, यहाँ पर वो व्यक्तिगत नहीं दिखाई पड़ती। व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में संपन्न की गई भूमिकाओं का महत्व होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके लिए विभिन्न जो परिस्थितियों में संपन्न की गई भूमिकाओं का एक अपना महत्व दिखाई पड़ता है। अब बात आती है पदानुसंग की। ये पदानुसंग क्या है? ये तो हम जानते हैं कि व्यक्ति की एक परिस्थिति होती है, लेकिन परिस्थिति से तात्पर्य उस पद से है जो सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में समूचे समाज द्वारा समर्थित व स्वीकृत है, ये निश्चित हो गया। तथा जो स्वतः पैदा हुआ ये भी निश्चित हुआ, जैसा कि अनेक समाजशास्त्रियों ने बताया। इसके विपरीत पदानुसंग जो होता है वो किसी औपचारिक संगठन में सचेष्ट बनाया जाता है, यदि प्रयास से बनाया जाता है, जो निश्चित नियमों द्वारा सीमित समूह के लिए लागू होता है और अर्जित करके पाया जाता है। कहने का मतलब है पदानुसंग क्या होगा कि व्यक्ति ने वो पद प्राप्त किया है कंपटीशन देके, पढ़ाई करके, अपने प्रयास से, यानी इंटरव्यू देके, तो वो स्टेटस उसको मिला, चाहे वो ऑफिसर का मिला, टीचर का मिला, बाबू का मिला, चपरासी का मिला, तो पदानुसंग क्या हो गया? वो जो पद मिला नियमों के तहत से वो पदानुसंग हो गया। और जो पहले बना था वो पिता वो स्वतः मिल गया। पदानुसंग में और यहाँ पर परिस्थिति में अंतर दिखाई पड़ा। इसके साथ साथ स्टेशन क्या है? एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति व पदानुसंग हो सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा उसका एक परिस्थिति और एक से अधिक पदानुसंग हो सकते हैं। अनेक पदानुसंगों एवं परिस्थिति होने के बाद भी उसकी एक सामान्य परिस्थिति होती है। परिस्थिति होती है क्या है? स्टेशन किसी भी व्यक्ति की सभी परिस्थितियों को मिलकर जो सामान्य परिस्थिति आती है उसकी अभिव्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति के पास अनेक तरह की परिस्थिति हो सकती है, अनेक तरह के पदानुसंग हो सकते हैं। यानी कहीं पर वो टीचर हो सकता है, कहीं पर वो एक तरह से कहीं का मेंबर हो सकता है, कहीं का चेयरमैन हो सकता है। तो वो एक तरह से उसका अलग अलग पदानुसंग हो गया। इसके साथ साथ वो उसकी अनेक तरह की परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन उनका जो सम्मिलित रूप है वो मिलाकर जो सामान्य परिस्थिति उसकी बनेगी वो कहलाएगी स्टेशन। अच्छा, किसी व्यक्ति का स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त परिस्थितियों एवं पदानुसंगों का योग है। बात आप कर चुके हैं। कोई भी स्टेशन व्यक्ति की परिस्थितियों में से जो उसकी प्रमुख परिस्थिति है उसमें अधिक प्रभावित होती है। मतलब जो इसका मेन पद होगा आईएएस, सब लोग उसको आईएएस की तरह से मानेंगे। ये सब जानते हैं कि वो एक किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, लेकिन उसकी जो सामान्य परिस्थिति वो प्रभावित होती है और उस आधार पर उसका वो स्टेशन निश्चित हो जाता है। डेविस ने कहा है कि स्टेशन विविध परिस्थितियों एवं पदानुसंगों के समन्वय से निर्मित होता है। मतलब एक तरह से उसका जो स्टेशन बनेगा वो कई तरह के स्टेटस और कई तरह के पदानुसंगों के आधार पर बनता है। अब स्टेटअप क्या होता है? स्त्रत क्या होता है? जो लोग सामान्यतः एक ही स्टेशन के सदस्य हैं वे स्त्रत का निर्माण करते हैं, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में जो एक स्टेशन बनता है उसके सभी सदस्य स्तर के दृष्टिकोण से समान होते हैं। प्रायः प्रत्येक समाज कुछ स्तरों में विभाजित होता है। मतलब प्रत्येक समाज अनेक स्तरों में विभाजित होता है। चूंकि प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, अतः प्रत्येक समाज में कुछ स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के लोगों में हक की भावना पाई जाती है। मतलब देखा जाए कि एक ही तरह के स्टेटम वाले समस्त लोग में हक की भावना पाई जाती है। वो एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, वो एक ही तरह का उनका व्यवहार होता है। इसमें साथ में ये भी देखा जाता है उनमें स्वार्थ, आपस में सबका एक ही तरह का स्वार्थ होता है, लेकिन साथ में समस्याएं भी एक ही तरह की दिखाई पड़ती हैं। तो स्ट्रेटम का जो दृष्टिकोण है वो सबका एक ही तरह का होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा क्या है? जिन पदों को पाने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है और उन पदों को समाज में प्रतिष्ठा भी है। इसके लिए बाकायदा कंपटीशन देते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन पदों को प्राप्त करते हैं।
कहने का मतलब जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, पीसीएस है, यानी एक तरह से देखा जाए व्यक्ति उन पदों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करता है, अर्जित प्रयास करता है और तभी वो पद प्राप्त मिलते हैं। तो उन पदों को प्राप्त करने का यदि उसकी एक प्रतिष्ठा है तो इसको हम कह सकेंगे इन सब पदों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरी तरफ अगर हम सम्मान की बात करें, स्टीम की बात करें, स्टीम क्या? प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति व पदानुसंग से है, यानी पदानुसंग की जो बात कही है मैंने उससे है प्रतिष्ठा का संबंध। एक सी परिस्थिति अथवा पदानुसंग को समाज में समान प्रतिष्ठा दी जाती है, यानी एक ही तरह का जो पदानुसंग होगा उसकी और दूसरा जो पदानुसंग होगा एक ही तरह का, उनकी प्रतिष्ठा समान है। जैसे आप कह देंगे डिग्री कॉलेज के टीचर, सबका पदानुसंग एक ही है, उनकी प्रतिष्ठा भी एक ही है। यूनिवर्सिटी का टीचर, उनका पदानुसंग एक है, उनकी प्रतिष्ठा भी एक है। लेकिन इसके विपरीत जब परिस्थिति व पदानुसंग को जब व्यक्ति कार्यकुशलता द्वारा निभाता है, जब हम कहेंगे कि अगर कार्यकुशलता से निभाता है, जैसे हम कह देंगे एक टीचर डिग्री कॉलेज टीचर, दूसरा डिग्री कॉलेज टीचर है, उन सबकी प्रतिष्ठा तो सेम है, लेकिन एक टीचर ज्यादा अच्छी ढंग से पढ़ाता है, ज्यादा मेहनत करता है, तैयारी करके आता है, रोज पढ़ाता है, टीचर की बातें बच्चों की समझ में आती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्टीम है, यानी उसका सम्मान है। तो उसको कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ऊंची प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऊंची प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता क्योंकि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्यकुशल नहीं है। ये बातें देखने में आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं परिस्थिति के साथ सत्ता और शक्ति भी जुड़ी हुई है। ये सत्ता क्या है? जब व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से एक तरह से अनुमति मिल जाती है, वैधानिक रूप से उसको एक तरह से उसका लाइसेंस दे दिया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं एक पुलिस वाला है चौराहे पे खड़ा है, इसके लिए यातायात, उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है कि वो यातायात को यहाँ रोक भी सकता है, यातायात को चला भी सकता है। इस आधार पर उसके पास एक तरह से सत्ता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं शक्ति क्या? एक व्यक्ति के पास बोलने की ऐसी शक्ति है कि अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता है और आंदोलन के लिए तैयार कर सकता है, पदयात्रा के लिए तैयार कर सकता है। वो एक तरह से उसकी शक्ति है। ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति का जो दृष्टिकोण है, इसी संदर्भ में देख सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति एक ऑफिसर होगा जो ऑफिस में बैठा होगा, उसके अकॉर्डिंग उस ऑफिसर के पास एक सत्ता का दृष्टिकोण है कि वो ऑफिसर है, उसके लिए उसको एक तरह से वैधानिक रूप से अनुमति दी गई कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक बात करें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, जो समाज का व्यक्ति है, जिसको वैधानिक रूप से तो अनुमति नहीं दी गई, लेकिन अपनी शक्ति के आधार पर, बोलने की शक्ति के आधार पर लोग को प्रभावित करता है, उसको अकॉर्डिंग एक नेता का हो सकता है, एक भाषण देने वाला हो सकता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लेनिन, कुछ लोग कहते हैं लेनिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जिस समय वो बोलना शुरू करता था सड़कों पर चलने वाले लोग रुक के सुनने लगते हैं। अगर हम बात करें गांधी जी की, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, अगर हम वर्तमान समय में मोदी जी की बात करें, तो वो हालांकि उनके पास सत्ता भी है और साथ में शक्ति भी है, क्योंकि उनके पास बोलने की, उनके पास पावर है। इसी आधार पर परिस्थिति को दो भागों में समझ सकते हैं। विशिष्ट परिस्थिति क्या होती है? विशिष्ट परिस्थिति को हम दो भागों में समझ सकते हैं। एक तो अनौपचारिक सामाजिक परिस्थिति। ये अनौपचारिक सामाजिक परिस्थिति क्या है? जो जनरीति रूढ़ियों द्वारा वर्षों से चले आ रहे हैं, यानी हमारी जो नीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उन्होंने वर्षों से एक पर्टिकुलर व्यवहार दिया है, एक बात बताई है, उन्हीं के द्वारा इन परिस्थितियों की भूमिका अपेक्षा भी निर्धारित है। यानी जो एक सोशल स्टेटस है अनौपचारिक रूप से, वो सोशल स्टेटस को मान्यता किसने दी है? जनरीति और रूढ़ियों ने, एक तरह से समाज ने मान्यता दी है। औपचारिक वैधानिक नियमों, यानी ये औपचारिक समाज एक तरह से सामाजिक नियमों से नहीं चलती, यानी औपचारिक रूप से कोई नहीं, बल्कि अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियमों द्वारा चलती है। यानी जो अनौपचारिक सामाजिक नियम होते हैं, जैसे हमने कहा रूढ़ियां, उनसे चलती हैं और उस आधार पर वो स्टेटस मिलता है।
इसके साथ साथ एक दूसरा औपचारिक वैधानिक परिस्थिति क्या होती है? ये वैधानिक नियमों द्वारा अपने पद के कार्यों को संपन्न करती है। डेविस ने इनको यानी किंग्सले डेविस ने इनको पदानुषंग कहा है। यानी एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं जो औपचारिक वैधानिक परिस्थिति है वो एक तरह का पदानुषंग है। कोई उसको अनौपचारिक औपचारिक वैधानिक परिस्थिति भी कह सकता है और कोई इसको पदानुषंग कहता है। इसके साथ साथ एक सामान्य परिस्थिति होती है। सामान्य परिस्थिति क्या होती है? व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के योग से बनी पूर्ण परिस्थिति है, जिसको सामान्य परिस्थिति कहते हैं। एक व्यक्ति अनेक तरह की परिस्थितियों को रखता है और उन सारी परिस्थितियों से मिलकर एक जो उसकी परिस्थिति बनती है वो समान परिस्थिति होती है। डेविस ने इसको सिचुएशन कहा है। एक व्यक्ति के पास अनेक तरह की परिस्थिति होती है, टीचर है, कहीं वो मेंबर है, कहीं वो पिता है, मतलब कई सारी चीजें मिलकर एक स्टेशन का निर्माण करती है। डेविस ने इसको सामान्य परिस्थिति कहते हैं। इसके साथ ही साथ लिंटन साहब क्या कहते हैं? लिंटन साहब ये कहते हैं कि एक प्रदत्त परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति क्या होगी? जो जन्म के आधार पर स्वतः ही मिल जाती है, मतलब उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे जन्म हुआ वैसे ही वो प्रदत्त परिस्थिति मिल गई। उसमें काफी हद तक हो सकता है लिंग भेद का दृष्टिकोण भी हो सकता है। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, ये इस आधार पर पुरुष की परिस्थिति मिल गई, उसको स्त्री की परिस्थिति मिल गई, तो लिंग भेद के आधार पर, आयु के आधार पर, कोई अधिक एज का है, कोई छोटी एज का है, मतलब उस आधार पर एक परिस्थिति हो गई। इसके साथ साथ नातेदारी संबंध, कोई पिता है, कोई माता है, कोई जीजा है, कोई साली है, कोई दादा है, परदादा है, कोई भांजा है, भांजी है। इस तरह से अनेक तरह के नातेदारी संबंध है, जो प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय, इन सब में ये जो संबंध बनते हैं, एक तरह से संबंधों में जो नाम मैंने लिए वो एक तरह से प्रदत्त परिस्थिति है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक कारक भी है, सामाजिक रूप से भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे जाति। एक व्यक्ति को जन्म मिल गया एक पर्टिकुलर जाति में, वो उसको एक स्टेटस मिल गया। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर धर्म में चला गया, उसको स्टेटस मिल गया। इस तरह से प्रदत्त परिस्थिति को समझा जा सकता है। इसके बाद आती है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जो आधार और योग्यता के हिसाब से तय की जाती है, जिसमें जो विशेष पद जो उसको दिया जाता है वो अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद मिलता है, कंपटीशन से मिलता है, तो उसको हम अर्जित परिस्थिति कहेंगे। तो अर्जित परिस्थिति का भी दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ता है। अब बात आती है भूमिका। अभी तक हमने जो बात कही थी वो परिस्थिति के बारे में बात की थी, अब बात आती है भूमिका की। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में रहता है और उस परिस्थिति की मेंटेनेंस कैसे हो सकती है? जब तक कि वो व्यक्ति अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में वो अपनी परिस्थिति को सही ढंग से निभा रहा है। यानी उसको किसी न किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं परिस्थिति और भूमिका आपस में जुड़ी हुई है। अब बात आती है भूमिका। भूमिका क्या है? कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ये बात लिंटन ने कही। मतलब जब हम उसके मूवेबल पार्ट की बात करेंगे, उसके गत्यात्मक पार्ट की बात करेंगे, गत्यात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो वो कहलाएगा भूमिका। लिंटन ने इस बात को कहा है। इसके साथ साथ किम्बालियन क्या कहते हैं? किम्बालियन कहते हैं व्यक्ति जो कार्य करता है या करवाता है उसे भूमिका कहते हैं। व्यक्ति मतलब जो भी कार्य करता है करवाता है उसको हम भूमिका कहेंगे। भूमिका, इसके अलावा डेविस कहते हैं भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। मतलब जो भी रोल प्ले करता है व्यक्ति वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग करता है। इस बात को किंग्सले डेविस ने कहा। यानी एक तरह से कहा जाए हम जो भी कुछ करते हैं वो एक तरह से वो स्टेटस हमसे करवाता है। हम उस तरह से करते हैं क्योंकि सोसाइटी हमसे अपेक्षा करती है। इसी तरह से जिन्सबर्ग कहते हैं परिस्थिति एक तरह का पद है, जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है। मतलब बहुत सही बात कही कि जिन्सबर्ग ने कि परिस्थिति एक तरह का हमको पद मिला हुआ है और उस भूमिका, उस पद को पूरित करने का एक ढंग है, एक तरीका है। इस तरह से हम भूमिका को समझ सकते हैं। अब बात आती है, एक शब्द आता है भूमिका पालन। एक भूमिका पालन क्या है? रोल प्लेइंग। जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित प्रतिमानों के आधार पर निभाता है तो उसको भूमिका पालन कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति से समाज ये चाहता है कि वो भूमिका अदा करे, उस
अपेक्षित प्रतिमानों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से जो समाज द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो उसको कह देंगे भूमिका पालन। भूमिका पालन के संदर्भ में प्रतिमान होना जरूरी है। इसी तरह भूमिका वर्ण, विशिष्ट भूमिकाओं को सीखने को भूमिका वर्ण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट है, स्कूल में जाता है, उसको पता नहीं पहले, लेकिन स्कूल में जाके बैठना, उठना, सम्मान करना, पढ़ना, लिखना, ये सब सीखता है, उस भूमिकाओं को ग्रहण करता है। इसी तरह से एक नई बहू आती है तो वो भूमिका अदा करती है। पहले उसको पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो वहां पर नए माहौल में रहकर एक नई तरह की चूंकि विशिष्ट भूमिका उसको अदा करनी पड़ती है और उन भूमिकाओं को धीरे धीरे वो अदा करती है, सीख जाती है, तो इसको भूमिका वर्ण कहेंगे। इसी तरह से भूमिका बाधा, रोल हैंडीकैप। ये रोल हैंडीकैप क्या है? उन तत्वों का उल्लेख करते हैं जो किसी भी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान डालते हैं। मतलब व्यक्ति अपनी भूमिका को करना चाहता है, लेकिन क्या होता है जब वो करता है तो उसको परेशानी होती है, उसको कार्य करने में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं के आधार पर हम उसको भूमिका बाधा करते हैं। जैसे अगर आपको कह सकते हैं कोई ऑफिसर है घर में तो ठीक है, लेकिन जब ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में बहुत अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन अच्छा काम करने के साथ साथ उसके जो जूनियर्स हैं उसको सहयोग नहीं देते, या उसका जो हेड है उसको सहयोग नहीं देता। ऐसी स्थिति में उसको कार्य करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके कार्य करने में उसकी बाधा पड़ती है, परेशानी होती है, और उसके कारण उस बात को हम कह सकते हैं भूमिका बाधा कह सकते हैं। ये भूमिका बाधा का दृष्टिकोण हम कई बहुत अच्छे ऑफिसर के संदर्भ में देख सकते हैं, जिनको कार्य करने के दौरान इस तरह की भूमिका बाधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ में भूमिका वंचन। भूमिका वंचन क्या है? व्यक्ति की परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। मतलब व्यक्ति कभी स्टूडेंट है, कभी टीचर बन गया, कभी और आगे पहुंच गया। जब वो एक समय से दूसरे समय में पहुंचता है तो एकदम से वो रोल प्ले नहीं कर पाता है, एक तरह से अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं कर पाता है। इस कारण उसको कभी कभी भूमिका वंचन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट से टीचर बनने से, क्योंकि अभी तक तो वो सुनता था, अभी तक वो टीचर से पढ़ता था, कल को उसको टीचर बनना है, टीचर के रूप में उसको व्यवहार करना है। परसों वो प्रोफेसर बन गया तो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग उसको काम करना, तो उसके कारण कभी कभी उसको भूमिका वंचन का सहारा लेना पड़ता है। इसमें खासकर स्टूडेंट से टीचर बनने के दौरान ये भी देखा गया है कि भूमिका संक्रमण की स्थिति भी आ जाती है। ये जो पीरियड है जिसमें व्यक्ति एक तरह से उपसंबोध भी है कि जब एक भूमिका से दूसरी भूमिका वो ग्रहण करता है तो उस बीच की स्थिति को हम संक्रमण की स्थिति कहते हैं, यानी स्टूडेंट से टीचर बनने के बीच की स्थिति, टीचर से प्रोफेसर बनने के बीच की स्थिति, प्रोफेसर से वाइस चांसलर बनने की स्थिति। मतलब अलग भूमिका में जाना पड़ता है समय के साथ साथ। उस स्थिति में हम कह सकते हैं उसको, वो दौर उसका जो होता है भूमिका संक्रमण का उसको होता है। अच्छा, इस संक्रमण के दौर में उसको कई बार ऐसा भी होता है जब वो नई भूमिका में जाता है, नई तरह की भूमिका प्ले करनी पड़ती है, तो उसको भूमिका तनाव भी होता है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि अगर प्रोफेसर से वाइस चांसलर बना तो वाइस चांसलर के अकॉर्डिंग उसको काम करना है, जो इसका स्टेटस मिला हुआ है, तो उस स्थिति में उसको परेशानियां होती है, तनाव होता है, तो वहां पर वो भूमिका तनाव की स्थिति बनती है। यह स्थिति एक तरह से रूल लर्निंग की स्थिति रहती है, भूमिका सीखने की स्थिति रहती है, और उसमें सीखने का प्रयास करता है। सीखने के दौरान शुरुआत में उसको संक्रमण का दौर चलता है, भूमिका तनाव का दौर चलता है, ये सारी स्थितियां लगभग एक साथ चलती हैं। यदि भूमिका वंचन में ये सब चीजें देखने में आती कि उसमें संक्रमण का दौर है, साथ में आपका भूमिका तनाव की स्थिति है, और ये सारा प्रोसेस एक तरह से भूमिका सीखना यानी रोल लर्निंग की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भूमिका स्ववृत्ति, इस का स्ववृत्ति क्या यानी रोल डिस्पोजिशन, यानी रोल डिस्पोजिशन है जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को अदा करने में इतना लीन हो जाता है कि वो बहुत अधिक मेहनत करता है, रात प्रयास करता है। जैसे अगर हम एक टीचर की बात करते हैं तो वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए जर्नल्स का उपयोग करता है, अपडेट अपने आप को करता है, और उस आधार पर हमें कह सकते हैं उसको भूमिका स्ववृत्ति, यानी भूमिका स्ववृत्ति का मतलब कह सकते हैं व्यक्ति अपनी भूमिका के निर्वाह में रुचि लेता है, उसको एक तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और उसमें वो बहुत अच्छा रोल प्ले करना चाहता है, तो इसको भूमिका स्ववृत्ति कहते हैं। इसके साथ साथ भूमिका अपेक्षाएं, हम ये देखते हैं कि समाज में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका अदा करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को अदा करता है जो
समाज द्वारा अपेक्षित है, यानी समाज ये चाहता है कि आपको अपने इस स्टेटस के अकॉर्डिंग अपनी अनेक भूमिकाओं को अदा करना है। तो जब व्यक्ति इन भूमिकाओं को अदा कर लेता है उन अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग, तो उसको भूमिका अपेक्षाएं कहते हैं। लेकिन जब एक स्थिति तब भी बनती है भूमिका संघर्ष की, कभी-कभी व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं जो सोसाइटी को उसके अपेक्षा होती है एक पर्टिकुलर स्टेटस के अकॉर्डिंग, उन अपेक्षाओं को सही ढंग से नहीं कर पाता और उनको करने में उसको परेशानी सी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो भूमिका संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो भूमिका संघर्ष की स्थिति के कारण कई बार परेशानी उत्पन्न होती है। तो बात अलग है कि समय के साथ साथ वो दूर हो जाती है, लेकिन एक पीरियड ऐसा भी होता है कि जब भूमिका संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम भूमिका प्रतिमान की बात भी करते हैं। एक भूमिका प्रतिमान क्या है? किसी परिस्थिति के साथ एक प्रकार की कार्यापेक्षा नहीं होती, बल्कि अनेक प्रकार की कार्यापेक्षा होती है। एक व्यक्ति से अनेक तरह की कार्यापेक्षा होती है। जब एक विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विविध परिस्थितियों के व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, तो उसे भूमिका प्रतिमान कहते हैं। क्या है ये? एक टीचर रहते हुए उसको स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना है, स्टूडेंट के साथ एक भूमिका होती है, अपने साथियों के साथ एक भूमिका होती है, उनसे बातचीत करना, किसी चीज पे डिस्कशन करना। इसके साथ साथ वो प्रिंसिपल से बात करता है, प्रिंसिपल से के साथ व्यवहार करता है, प्रिंसिपल के साथ भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ वो शिक्षक संघ से बात करता है, वहां पर भी उसका एक मेंबर है शिक्षक संघ का, इसलिए वहां पे भी उसकी एक भूमिका है, उसको अदा करता है। इसी तरह से वो अभिभावकों से बात करता है, यानी बच्चों के माता पिता से बात करता है, तो वहां पर भी उसकी एक भूमिका है। तो उसको कई तरह की भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं जो अपेक्षाएं होती हैं। तो ये सारी मिलके भूमिका प्रतिमान कहलाती है। तो ये भूमिका प्रतिमान का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें परिस्थिति प्रतिमान क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है, ये हम परिस्थिति में देख चुके हैं। जब एक व्यक्ति की विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति की अनेक संस्थाओं में अनेक परिस्थिति होगी, तो वो मिलके परिस्थिति प्रतिमान होगी, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों के संकलन को परिस्थिति प्रतिमान कहेंगे। कहीं वो टीचर है, कहीं वो मेंबर है, कहीं वो चेयरमैन है, कहीं वो सेक्रेटरी है। तो अनेक तरह की संस्थाओं में उसकी अनेक तरह की परिस्थिति है, वो सारी परिस्थिति मिलके परिस्थिति प्रतिमान बनेगी। इसी के साथ परिस्थिति श्रृंखला भी होती है। ये क्या होती है? परिस्थिति श्रृंखला एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों का प्रतीक है। यानी हम कह सकते हैं छात्र कल को टीचर, परसों प्रोफेसर, तरसों वाइस चांसलर और ऊंचे पद पे गए। यानी जो अलग अलग समय में उसकी परिस्थितियों में जो चेंजेस हुआ और उस चेंजेस ने एक तरह से उसको उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको भूमिका भी रोल प्ले करनी है। तो ये सारे स्टेटस जो चेंजेस होते रहे समय के साथ साथ, वो सब मिलके परिस्थिति श्रृंखला बनती है। तो ये चीज देखी जाती है। अब अगर हम यहाँ बात करें, चाहे वो स्टेटस की बात हो, चाहे वो रोल की बात हो, दोनों को हम अलग करके नहीं समझ सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। इस बात को अगर हम फीचर की बात करें, बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती, तथा बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं हो सकती। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं से ही एक विशेष परिस्थिति की उच्चता और निम्नता का मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब हम जो विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उच्च और निम्न की बात कर सकते हैं। लास्ट में ये कहते हैं कि हम स्टेटस और रोल को अलग नहीं दे सकते। जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रोल की भी बात करते हैं, जब हम रोल की बात करते हैं तो उसके साथ हम स्टेटस की बात करते हैं। अगर हम इसके कुछ महत्व की बात करते हैं, जैसे हम समाजशास्त्रीय महत्व की बात करते हैं, समाज के महत्व की बात करते हैं, तो हमको एक बातें समझ में आती है। ये एक तरह से हमारे केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन को बनाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो एक कहने की सामाजिक संगठन का एक आधार है स्टेटस और रोल। व्यक्ति को जब स्टेटस पता होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग भूमिका अदा करता है। तो जब सब लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं तो उससे सामाजिक संगठन मजबूत रहता है। इसके साथ साथ सामाजिक श्रम विभाजन का दृष्टिकोण भी है।
ऑफिसर को क्या काम करना है, उसके जो बाबू है उसको क्या काम करना है, चपरासी को क्या काम करना है, सफाई कर्मचारी को क्या काम करना है। ये समाज में रहते हुए अनेक तरह के जो पद हैं, ऑफिस में जो अनेक तरह के पद हैं, स्कूल कॉलेजों में जो अनेक तरह के पद हैं, सबके स्टेटस के अकॉर्डिंग रोल निश्चित है और ऐसे में श्रम विभाजन का जो दृष्टिकोण है वो क्लियर है। तो यहाँ पर सामाजिक श्रम विभाजन का दृष्टिकोण है वो क्लियर है। एक तरह से सामाजिक श्रम विभाजन में भी एक तरह इसका महत्व समझा जा सकता है। एक तरह से व्यक्ति की क्रियाओं को मार्गदर्शन होता है, आदमी को ये पता रहता है इस स्टेटस के अकॉर्डिंग ये काम करना है, इसलिए उसको पहले से वो तैयार रहता है कि वो इस पद के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यानी ऑफिसर बन गया तो उसको अधिकार बहुत सारे मिल गए, अगर वो बाबू है तो उसको अपने ऑफिसर की बातें को सुनना है, इसी तरह से चपरासी बन गया तो उसको बाबू की और साथ में ऑफिसर की बातों को सुनना है, उसको पूरा करना है। तो एक तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मार्गदर्शन का काम भी करता है स्टेटस एंड रोल। इसके साथ साथ पूर्वानुमान, यहाँ पर व्यवहारों का पूर्वानुमान भी मिलता है। जिस स्टेटस का व्यक्ति रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक तरह से मार्गदर्शन मिल जाता है कि उसको कल को क्या करना है, परसों को क्या करना है। वो पिता है तो उसको क्या भूमिका करनी है। कल तक तो वो एक सामान्य पुरुष था, लेकिन जब वो मैरिज हो जाती है तो वो किसी का पति बन जाता है। तो पति का क्या कार्य होता है, क्या भूमिका होती है, वो पहले से क्लियर है, समाज द्वारा निर्धारित की गई है। कल को वो आईएएस बन जाता है, डीएम बन जाता है, तो डीएम को क्या करना होता है वो पहले से पता है। ये एक तरह का पहले से पूर्वानुमान एक हो जाता है। इसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति अपने पदों के हिसाब से अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग काम करता रहता है, सकारात्मक ढंग से काम करता रहता है, तो उससे एक तरह से मूल्यों की भी रक्षा होती है। समाज में साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि इससे सामाजिक नियंत्रण भी रहता है, कोई निगेटिव एक्टिविटीज नहीं कर पाता है। तो ये दृष्टिकोण भी दिखाई। ठीक, आगे भी हम और बातें करेंगे।